नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपको समझाने के लिए, आपको इसके बारे में नॉलेज देने के लिए उपस्थित हुआ हूं और ये मुद्दा है अविश्वास प्रस्ताव। इंग्लिश में इसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। सबसे पहले तो ये जान लें कि हम आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में हमारी जो मोदी सरकार है उसके विरोध में विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और इसी वजह से काफी महत्वपूर्ण हो गया, काफी चर्चा का विषय हो गया है और कहीं ना कहीं ये वर्तमान में या आगामी भविष्य की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आज हम इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। आप देखें कि भारत एक लोकतंत्र है और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं यानी लोकतंत्र में जनता महत्वपूर्ण होती है, जनता का शासन होता है। और क्योंकि भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है जिसमें जनता स्वयं शासन ना करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, तो जनता जिन्हें शासन करने के लिए चुन करके भेजती है, जिन पर अपना विश्वास दिखाती है, वो सरकार बनाते हैं। इस तरीके से जो सरकार में शामिल हैं उन पर जनता का विश्वास है क्योंकि जनता ने उन्हें बहुमत दिया है, इसलिए हमारे देश में बहुमत वाली सरकार बनती है। तो जिसके पास बहुमत है उसके पास जनता का विश्वास है। वो ठीक उसी तरीके से जब कभी विपक्ष को ऐसा लगने लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, यानी सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है, ऐसी स्थिति में विपक्ष सरकार के बहुमत का परीक्षण करने के लिए कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है, बहुमत की जांच करने के लिए जो प्रस्ताव लेकर के आती है उसे ही हम अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार के बहुमत की जांच करना होता है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। लेकिन जैसे हम इस बार अभी जो मोदी सरकार के विरुद्ध में, जो हमारे प्रधानमंत्री के विरोध में और सरकार के विरोध में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जब अभी हम देख रहे हैं तो जो लोकसभा में कुल जो सदस्य संख्या वैसे तो 543 है, 543, लेकिन वैकेंसी होने के कारण अभी 538 है। 538 में से अविश्वास प्रस्ताव को पारित होने के लिए जो टोटल होगा प्रेजेंट एंड वोटिंग का, उसका 50% प्लस 1 होना चाहिए। 538 का अगर हम आधा लेते हैं 269 प्लस 1 एंड 270 के आसपास मत अगर पड़ जाएंगे अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में, जिधर ही पड़े वो जीत जाएगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़ गए तो सरकार गिर जाएगी और अगर अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में इतने मत पड़ गए तो सरकार बच जाएगी। जब हम अभी की स्थिति देख रहे हैं तो भाजपा के पास, बीजेपी के पास खुद के 301 सांसद हैं। अगर इसमें एनडीए को भी जोड़ दें तो 30 सांसद एनडीए के हो जाते हैं, घटक दलों के। ओवरऑल एनडीए का अगर हम बहुमत देखते हैं तो इसमें ये 331 हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव का पास होना बहुत ही दुर्लभ दिखाई देता है। अविश्वास प्रस्ताव पास होगा नहीं, ये तो विपक्ष भी जानती है। फिर क्यों लाया गया? तो आप देखें कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जहां एक ओर विपक्ष सरकार के बहुमत की जांच करती है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के कार्यों के प्रति प्रतीकात्मक विरोध भी जाहिर कर सकती है। मतलब ये दर्शा सकती है कि आपकी कुछ कुछ नीतियों से हम असहमत हैं, इसलिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे इस बार का अविश्वास प्रस्ताव में कुछ मुद्दे विपक्ष ने सरकार के सामने रखे, जैसे आपका एक महंगाई का मुद्दा हो गया, कुछ राज्यों में जो हिंसा की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर, उसको लेकर के विपक्ष ने सरकार के कार्यवाही के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठाया और इसी के लिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लाया। तो ये तो हो गया अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और क्यों लाया जाता है विपक्ष के द्वारा। अब खास बात देखें, इसके लिए प्रक्रिया क्या है, मतलब ये किस तरीके से होता है। तो दो बातें समझिए। पहली बात, संविधान का अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये शब्द समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से अविश्वास प्रस्ताव जन्म लेता है। तो अविश्वास प्रस्ताव कहां से उद्भव होता है या कौन सा संवैधानिक प्रावधान है, कभी अगर पूछे तो याद रखें आर्टिकल 75। अब कैसे 75 ये कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, इसका मतलब यह होगा कि लोकसभा में बहुमत यह तय करेगा कि सरकार बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। लोकसभा का बहुमत यह तय करेगा।
यही तो कारण है कि जब भी चुनाव होता है तो लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है वो अपना सरकार बनाती है। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार के पास लोकसभा में बहुमत कम हो रहा है, यानी सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो सरकार नहीं बनी रह सकती। इसलिए जब भी विपक्ष को लगेगा कि उसका लोकसभा में बहुमत कम हो रहा है, तो उसका परीक्षण करने के लिए और सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो इस तरीके से जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है उसका जो सामूहिक उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति होता है आर्टिकल 75 के अंतर्गत, और यहीं से अविश्वास प्रस्ताव का जन्म होता है कि जब भी आपका विपक्ष को लगेगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, विश्वास उसने खो दिया है, तो वो सरकार के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। यानी हमेशा विश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। अब अनुच्छेद 75 से तो उद्भव होता है अविश्वास प्रस्ताव का, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया क्या है? तो याद रखें, अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया लोकसभा कार्य एवं आचरण प्रक्रिया एवं आचरण नियम 198(1) से 198(5) के अंतर्गत जो नियम बताए गए हैं, इस प्रक्रिया के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव का संचालन होता है। जैसे 198(1) में दो बातें बताई गई हैं। सबसे पहले, अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर की अनुमति से लाया जा सकता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनकी अनुमति से ही लाया जा सकता है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव लाने के पहले लोकसभा के जो महासचिव होते हैं, जनरल सेक्रेटरी टू लोकसभा, उन्हें सुबह 10 बजे तक नोटिस देना जरूरी होता है। जैसे इस बार 26 जुलाई 2023 को कांग्रेस के सांसद जो गौरव गोगोई हैं, उन्होंने जो लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल सिंह, उन्हें नोटिस प्रस्तुत किया। जैसे ही नोटिस प्रस्तुत कर दिया जाता है तो 198(2) यह कहता है कि कोई भी अविश्वास प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन से लाया जाएगा। मतलब मिनिमम सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा इज मैंडेटरी। ये 50 सदस्यों का समर्थन होगा तभी होगा। अब 198(2) के तहत 50 सदस्यों का समर्थन हो गया। 198(3) ये कहता है कि अगर सब कुछ सही है, 50 सदस्यों का समर्थन भी है, तब लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो कुछ समय, कुछ दिन या कुछ समय जो है इसके लिए निर्धारित कर सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए। वो एक दिन भी हो सकता है, एक से अधिक दिन भी हो सकता है, या किसी दिन का एक भाग भी हो सकता है। जैसे कि अगर इस बार हम देखें तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा, जो हमारे श्री ओम बिरला जी हैं, उनके द्वारा कुल 18 घंटे दिए गए हैं और 3 दिन का समय दिया गया है। 8 अगस्त 2023 को 12 बजे से 7 बजे तक 7 घंटे हो गए। ठीक, 9 अगस्त 2023 को 12 बजे से शाम के 7 बजे तक 14 घंटे हो गए, और 10 अगस्त को आपका 12 बजे से शाम के 4 बजे तक ये चर्चा के लिए समय दिया गया। कुल 18 घंटे का समय, 3 दिन और 18 घंटे का समय इसके लिए दिया गया है। ये 198(3) के तहत। 198(4) ये कहता है कि जब पूरी चर्चा हो जाएगी अविश्वास प्रस्ताव पर, तो चर्चा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे और भाषण के पश्चात इस पर मत विभाजन होता है, मतलब वोटिंग होगी। वोटिंग होने के बाद अगर साधारण बहुमत से पास हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत जब हम कह रहे हैं मतलब उपस्थित और मतदान देने वालों का 50% + 1। जैसे मान लीजिए अभी 538 है, 538 के पूरे 538 अगर उपस्थित हो जाते हैं तो इसका 50% होगा 269 + 1 यानी 270 से अगर इसके पक्ष में पड़ गए तो अविश्वास प्रस्ताव पारित, और अगर इसके विपक्ष में पड़ गया तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। तो ये इस तरीके से किया जाता है। और लास्ट जो नियम है 198(5) 198(5) ये कहता है कि स्पीकर जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, सरकार की ओर से और विपक्ष की ओर से, दोनों के भाषण की समय सीमा तय कर देते हैं। मतलब एक पक्ष को, विपक्ष को या सरकार को कितना कितना समय मिलेगा भाषण देने के लिए, या एक सांसद कितने समय भाषण देगा, ये सब आपका 198(5) के अंतर्गत स्पीकर तय करते हैं। तो ये समझ में आया कि कैसे अविश्वास प्रस्ताव का उद्भव होता है और किस तरीके से इसकी प्रक्रिया होती है। अन्य बातें अगर हम देखें इसमें, तो देखें, जो भी आपका अविश्वास प्रस्ताव होता है विपक्ष के किसी भी एक सांसद के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। याद रखेंगे कि जिस तारीख को स्पीकर ने अनुमति दे दी है अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की, तो अनुमति देने की तारीख से 10 दिन के भीतर चर्चा करवाना आवश्यक होता है। जैसे इस बार आप देख रहे हैं 8, 9 और 10 अगस्त को जो चर्चा हो रही है, ये 10 दिन के भीतर चर्चा करवाना आवश्यक होता है।
इस चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष दोनों जो है अपने अपने बातों को रखते हैं, अपने पक्ष को रखते हैं। उसके पश्चात मतदान होगा। मतदान में अगर इसके विपक्ष में मत पड़ गए तो फिर सरकार बच जाएगी और पक्ष में मत पड़ गए तो सरकार गिर जाएगी। अब एक चीज समझिए, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो याद रखिए, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, इसका मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है, और सरकार के पास बहुमत नहीं है यानी सरकार फिर बनी नहीं रह सकती। इसीलिए प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य हो जाता है। एक और बात याद रखें कि अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि प्रधानमंत्री त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं तो इस कंडीशन में यहां पर राष्ट्रपति को पावर होता है कि यदि लोकसभा से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं दे रही है तो राष्ट्रपति सरकार को बर्खास्त कर सकता है, प्रधानमंत्री को पद से हटा सकता है। याद रखें, यही केवल एक जगह है जहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से डायरेक्ट हटा सकते हैं, और यही कारण है कि हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, बाय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रसाद पर्यंत होने का मतलब यह होता है डायरेक्ट हटाना। तो हम ये तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है, लेकिन कब? कभी भी नहीं। केवल यही एक परिस्थिति है जब लोकसभा से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है और प्रधानमंत्री त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं, इसी एक परिस्थिति में राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव की संपूर्ण बातें हैं। अब एक और इसमें अगर हम महत्वपूर्ण चीज देखें कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर क्या होगा। राष्ट्रपति के समक्ष 3 विकल्प होते हैं और राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से, पारिस्थितिकीय स्वविवेक का प्रयोग करके इन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव हो गया, सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, तो राष्ट्रपति नंबर 1 काम यह कर सकते हैं कि वो लोकसभा को भंग कर देंगे और लोकसभा को भंग करके दोबारा चुनाव की घोषणा की जा सकती है, दोबारा चुनाव कराने की पेशकश की जा सकती है। दूसरा, अगर इस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया तो सरकार विपक्ष को आमंत्रित कर सकते हैं कि आप अपनी सरकार बना लें और उन्हें बहुमत सिद्ध करने का मौका दे सकते हैं। तीसरा, यदि जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है और सरकार या नई चुनाव में 6 माह से कम समय बचा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जो वर्तमान में अपदस्थ सरकार है उसे ही चुनाव होने तक कार्यभार संभालने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन इस दौरान वो कोई बहुत बड़े निर्णय नहीं ले पाएगी। ये 3 विकल्प जो है वो राष्ट्रपति के पास में होते हैं। इसके अलावा अभी तक अगर हम देखें तो अविश्वास प्रस्ताव हमारे देश में इस बार को मिलाकर के कुल 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य JB कृपलानी, जो कि प्रजा सोशलिस्टिक पार्टी के सदस्य थे, पूर्व में कांग्रेस के सदस्य थे, फिर अध्यक्ष पद न मिलने के कारण नाराज होकर के उन्होंने दूसरी पार्टी अपनी बनाई, प्रजा सोशलिस्टिक पार्टी कहते हैं। उन्होंने नेहरू सरकार के विरुद्ध में 1963 में लाया, हालांकि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। वर्तमान में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो 28वां अविश्वास प्रस्ताव है, जिसको 8 अगस्त 2023 को वर्तमान हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के विरुद्ध में लाया गया है। ये 28वां है। जो 28वां जो लाया गया है, जो वर्तमान में लाया गया है, वो कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के द्वारा लाया गया है। ये पहला JB कृपलानी के द्वारा और वर्तमान में गौरव गोगोई के द्वारा लाया गया। अभी तक हमारे देश में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान लाया गया, 15 बार लाया गया था। दूसरे नंबर पर श्री PV नरसिम्हा राव और लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिनके विरुद्ध 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और तीसरे नंबर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, जिनके विरोध में 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पहला 20 जुलाई 2018 को TDP के द्वारा, तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा लाया गया था, और वर्तमान में 8 अगस्त 2023 को वर्तमान मोदी सरकार के खिलाफ में कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के द्वारा लाया गया। याद रखें, जो हमारी जो प्रक्रिया है अविश्वास प्रस्ताव की, ये प्रक्रिया हमने ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर प्रणाली से लिया है। ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर प्रणाली से लिया गया। विश्व में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1742 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल के खिलाफ लाया गया था। यह अविश्वास प्रस्ताव होता है। हालांकि अब तक अविश्वास प्रस्ताव से लगभग 2 बार सरकारें गिरी हैं। एक 15 जुलाई 1979 अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने वाला था, उसके पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने अपना त्यागपत्र दे दिया, और वर्ष 1998 में आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के विरुद्ध लाया गया, जिसमें एक मत से उनकी सरकार गिर गई थी।
अविश्वास प्रस्ताव पर जब भी वोटिंग होगी तो जो स्पीकर होते हैं वो पहले वोट नहीं देते, सदस्य वोट करते हैं। स्पीकर केवल कास्टिंग वोट, निर्णायक मत दे सकते हैं। यानी जब दोनों पक्षों के मत बराबर हो जाए तब उस परिस्थिति में जो स्पीकर होंगे अंत में वोट करेंगे और जिस ओर वो वोट करेंगे उस ओर ये लागू हो जाएगा। इस तरीके से ये अविश्वास प्रस्ताव की संपूर्ण जानकारी है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत आसान लहजे में ये समझ में आई होगी। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट करके रखें, पढ़ें। धन्यवाद।